फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सुकर। तो अपन बात कर रहे हैं आज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आज अपन डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। और सबसे मैंने आपके लिए हेडिंग भी लगा दिया, क्या? फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग। हमें पता है कहीं लग जाती है तो वहाँ से खून आता है और कुछ समय पश्चात वो खून आना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। और ये स्कंदन की क्रियाविधि हुई कैसे, इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा ये आपको कारक। ये कारक जितने भी है, मैंने आपको कल ये चीज़ें लिखवा दी थी थ्योरेटिकल में। जितने भी कारक हैं वो हमारे रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में हमारे खून के साथ, प्लाज्मा के साथ बहते रहते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बोले तो अक्रिय अवस्था में होते हैं। अक्रिय मतलब क्रियाशील नहीं होंगे। अगर वो क्रियाशील हो गए तो रक्त स्कंदन हो जाएगा। रक्त स्कंदन हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ, जो ब्लड है हमारी धमनियों में जम जाएगा, सिराओं में जम जाएगा भाई। तो इसको नहीं जमने से रोकने के लिए ये भगवान ने इन कारकों को किस अवस्था में रखा है? निष्क्रिय अवस्था में रखा है, इनएक्टिव स्टेज में रखा है। ये एक्टिव तभी होंगे तब चोट लगेगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन कारकों के नाम लिखते हैं। पहला कारक जिसका नाम है फिब्रिनोजन, ने बताया था आपको, फिब्रिनोजन। ये आपको अंग्रेजी में लिखने पड़ेंगे। दूसरा कारक, इसको रोमन पद्धति में लिखना है, ध्यान रखना आप, 1 2 ऐसे, 1 2 3 इंग्लिश में नहीं लिखना है, रोमन में लिखना है। दूसरा जो कारक है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो कारक है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा जो कारक है उसका नाम है कैल्शियम, ये लीजिए। और पांचवा जो कारक है उसका नाम है प्रोएसिलरीन। या इसको एक और का कहा जाता है लेबाइल फैक्टर। वैज्ञानिक का नाम है लेबाइल, इसलिए इसको ये भी कहते हैं क्या, कौन सा फैक्टर? वैज्ञानिक के नाम के आधार पर लेबाइल फैक्टर। छठा जो है वो काल्पनिक है, यानी कि हाइपोथेटिकल है, अभी इसका पता नहीं चला है। तो कभी कभी ये भी लिखा होता है कि छठा कारक अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, तो इसको अपन कहते हैं काल्पनिक। और काल्पनिक को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, लेकिन आजकल इसका नाम थोड़ा सा पता चल चुका है मेडिकल साइंस में। उसका नाम रखा उन्होंने एसिलेरिन। क्या नाम रखा है? एसिलेरिन। चलिए सर, अब आते हैं, अपन बात करते हैं अगले कारक की, जिसका नाम है सातवां कारक, जिसे अपन बोलते हैं प्रोकन्वर्टीन। प्रोकन्वर्टीन फैक्टर। अब अपन बात करते हैं आठवें कारक की। आठवें कारक का नाम है एंटी, एंटी मतलब विरोध करने वाला, हीमोफिलिक फैक्टर। इस फैक्टर को समझाने से पहले आपको मैं कुछ बताऊंगा कि आपने एक रोग का नाम सुना है कभी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसमें कहीं पर कट लग जाता है तो खून बहना या स्कंदित होना नहीं हो पाता है, लगातार खून बहता ही रहता है। ऐसा तब होता है जब रक्त स्कंदन कारक 8 अगर उस ब्लड में एब्सेंट हो। इस वजह से वो क्रिया होती है कि खून रुक नहीं पाता है, क्लोटिंग हो नहीं पाती है। इस रोग को अपन कहते हैं हीमोफीलिया। इसलिए नाम के आगे क्या है? एंटी। एंटी का मतलब हीमोफीलिया को रोकने वाला फैक्टर है। 9th, तो ध्यान रखिएगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। 9th वाला जो फैक्टर है उसका नाम है आपके 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस। तो ये हो गया आपके क्रिसमस फैक्टर। क्लियर? अब आ जाइए आप, कौन सा फैक्टर? 10th वाला फैक्टर। और 10th वाले फैक्टर का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नेक्स्ट आइए आपके फैक्टर नंबर 11th, उसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा
थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अब आइए आप नेक्स्ट 12th फैक्टर जिसका नाम है हैगमैन फैक्टर, वैज्ञानिक का नाम है, ये भी देखो। और एक लास्ट में रह गया 13 जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने हो गए आपके? 13 फैक्टर हो गए। अब आप इनको याद कीजिए। पहला, ये सारे याद नहीं रहे तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि हमें क्लोटिंग मैकेनिज्म पहले 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? 8वां। ये 4, कम से 4-5 फैक्टर तो आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन सा? देखिए, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम 4 नंबर, 5th नंबर प्रोएक्सिलरीन, हाइपोथेटिकल है ये, प्रोकन्वर्टीन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्टमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, हैगमैन फैक्टर एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ 13 फैक्टर जो हमारे ब्लड में किस निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं? इनएक्टिव। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो रुधिर का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। क्लियर? चलिए साहब, ये नोट कीजिए आप फटाफट पहले, फिर अपन ये क्रिया पढ़ते हैं किस प्रकार से रुधिर का स्कंदन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ये फैक्टर आपको याद होने चाहिए, कम से कम 4। चलिए, ये तो हो गई फैक्टर की बात। अब अपन बात करेंगे स्कंदन कैसे होता है, किस तरह से ये अभिक्रियाएं होती है। 13 फैक्टर है तो 13 अभिक्रियाएं होगी, तब जाके रुधिर स्कंदित हो पाएगा। चलिए साहब, किस तरह से अब पढ़ते हैं अपन मैकेनिज्म। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। तो क्या बोलोगे आप इसको? ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। किस तरह से? देखो, किस तरह से रुधिर स्कंदन होता है, किस तरह से खून जमता है। तो जैसे माना कि यहाँ पे कट लगा, कट लगते ही सबसे पहले ऊपर क्या चीज क्षतिग्रस्त होगी? हमारी त्वचा। और त्वचा किससे बनी होती है? हमारी टिश्यू से। तो सबसे पहले कौन डैमेज होगा? कौन क्षतिग्रस्त हुआ? टिश्यू। यानी कि सबसे पहले कौन डैमेज हुआ? टिश्यू डैमेज हुआ। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त। और जैसे टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू मतलब कोशिकाओं का जो एक परत बनी हुई है, जो समूह बना हुआ है, वो जैसे ही नष्ट होगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रक्त स्कंदन कारकों को स्त्रावित करेगा। कौन सा रक्त स्कंदन कारक कोशिका स्त्रावित करेगी? या जो ब्लड के पास में है, जो ब्लड के डैमेज होती है, तो ब्लड अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? कुछ रक्त स्कंदन कारकों का स्त्रवण करेगा। जैसे ही उत्तक क्षतिग्रस्त होते हैं, इमीडिएट सेल्स के द्वारा मुक्त किया जाने वाला कारक है, उसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कौन सा फैक्टर था? याद कीजिए आप, फैक्टर नंबर 3 है ये, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन।
अगर ये टिश्यू डैमेज होगा तो साथ में पता है हमें ब्लड के अंदर मेन चीज कौन होती है जो इसके अंदर करती है, प्लेटिलेट्स, जिसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, पढ़ चुके हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करती है, ये भी हाथों हाथ एक पदार्थ का स्त्रवण करती है जिसका नाम है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए आप दो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर एक तो है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एक्सो से कहाँ से आ रहा है, आपने देख लिए टिश्यू से आ रहा है, जबकि एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट जो थी उन्होंने स्त्रवण किया है रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए। और जैसे ही ये दोनों आते हैं, ये दोनों किधर आ जाएंगे, ब्लड के प्लाज्मा में आ गए। जी साहब, कौन से आ गए, ब्लड के प्लाज्मा में, यानी आ गए ब्लड के प्लाज्मा में। कहाँ से आए, एक तो उत्कों से आ गया और एक बिंबाणु के नष्ट होने से आ गया। ये आ गया आपके ब्लड के प्लाज्मा में। साहब ब्लड के प्लाज्मा में आते ही ये क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव स्टेज में हमारे ब्लड के प्लाज्मा में रहता है, जिसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। उसका नाम है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या होता है, ये दोनों इस पर अटैक करते हैं। कौन कौन, एक तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड के प्लाज्मा में है, वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर। और इसके ऊपर अटैक करके क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम। हर रिएक्शन के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम की। बिना कैल्शियम के ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी भाई। इस पर अटैक किया और जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे, इमीडिएट ये इनएक्टिव स्टेज में है, ये अक्रिय अवस्था में है, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, नाम के आगे प्रो आ रहा है, ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करो तो प्रो उड़ा दो, क्या रह गया आपके, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम अब आपके क्या हो चुका है भाई, एक्टिव हो चुका है, सक्रिय हो चुका है। वो इनएक्टिव था, ये क्रियाशील हो चुका है। अब ये एंजाइम आगे जाकर दूसरी रिएक्शन को प्रमोट करेगा ब्लड क्लोटिंग की, तो हम कह सकते हैं ये पहली रिएक्शन हो गई यहाँ पर। अब दूसरी रिएक्शन क्या होगी, देखिए आप, अब ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर आगे वाले को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, रिएक्शन नंबर थर्ड, ये सेकंड है, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव स्टेज में, कैसे पता चला इनएक्टिव है, अक्रिय है, क्योंकि नाम के आगे क्या आ रहा है, प्रो आ रहा है। इसको एक्टिव करो आप, इसको जैसे ही एक्टिव करोगे आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो रिमूव कर दो इसके आगे से, पीछे कौन सा रह गया आपके, थ्रोम्बिन, ये आ गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन होते ही ये कौन सी स्टेज में आ गया है, एक्टिव स्टेज में आ गया है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा, इसके लिए एंजाइम जो है वो ऊपर वाला जिसको आपने इनएक्टिव से एक्टिव किया था, कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम अटैक करेगा किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। क्लियर। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थर्ड रिएक्शन को प्रमोट करेगा आगे जाकर। ये लीजिए रिएक्शन नंबर थर्ड, ये क्या करेगा, जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन जो कौन सी स्टेज में है, इनएक्टिव है। कैसे पता चला, नाम के पीछे क्या आ रहा है, ओजन। नाम के पीछे अगर आ जाए ओजन और आगे आ जाए प्रो, वो हमेशा इनएक्टिव स्टेज होती है। चलिए, तो ये कौन सा क्लोटिंग फैक्टर अभी तक क्या है सारा, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर कौन सी स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव। जब क्लोटिंग मैकेनिज्म शुरू होती है तो इनएक्टिव से किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये लीजिए साहब, कन्वर्ट कर दिया अपन इसको, फिब्रिनोजन से क्या बन गया, फिब्रिन। और कौन सा एंजाइम काम करेगा इसके ऊपर, देख लीजिए आप, जो एक्टिव हुआ है थ्रोम्बिन, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, क्या बन गया, फिब्रिन मर गया। अब ये फिब्रिन क्या बनेगा, फिब्रिन आगे जाकर क्या करेगा, क्या बनाएगा, फिब्रिन नेटवर्क बनाएगा, जाल बनाएगा। इस तरह से फिब्रिन का क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा। ये लीजिए, इसको अपन क्या कहते हैं, फिब्रिन नेटवर्क। क्लियर। चौथी रिएक्शन, अब इस फिब्रिन का जो जाल बना है, जहां से खून आ रहा था वहां पर क्या बन गया है, फिब्रिन का नेटवर्क बन गया है, फिब्रिनोजन डिपॉजिट हो गया है। फिब्रिन नेटवर्क पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा
प्लेटिलेट्स आकर जमा हो जाती है और रुधिर का थक्का, जिसको आप कहते हो ब्लड क्लोट, बनता है। क्लियर? अगली बात, 5वां पॉइंट, ब्लड क्लोट का रंग, ब्लड क्लोट का रंग कैसा होगा? डार्क रेडिश ब्राउन कलर, यानी गहरे लाल भूरे रंग का क्लोट बनता है। ध्यान रखिएगा, कैसे? रेडिश ब्राउन कलर का क्लोट बनता है, जिसे स्कम कहते हैं। नई भाषा में क्या लिखते हैं इसको अपन? स्कम कहते हैं। ध्यान रखना, क्लोट का दूसरा नाम क्या है? स्कम। क्लियर? ये नोट कीजिए, फिर एक काम कीजिए, दिखते हैं। तो कितनी रिएक्शन हो गई टोटल? 4 रिएक्शन हो गई। सबसे पहले टिश्यू डैमेज हुआ, एक्सोथर्मोप्लास्टिन आया, प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया? थर्मोप्लास्टिन। दोनों किसमें आए? ब्लड के प्लाज्मा में। और ब्लड के प्लाज्मा में आकर कौन से एंजाइम को एक्टिवेट किया? अक्रिय यानी इनएक्टिव स्टेज से इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक्टिव किया। किसने? एक्सो और एंडो। और साथ में कौन मिल गया? एक कैल्शियम। क्या मिल गया? थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ने किसको एक्टिवेट किया? प्रोथ्रोम्बिन को। किसमें कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन में। ये भी एक्टिव स्टेज में आ गया। फिर ये फिब्रिनोजन को, फिब्रिन का क्या बन गया? जाल। इस जाले को कहते हैं फिब्रिन नेटवर्क। और इस नेटवर्क में आकर कौन जमा हो गई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और दूध का क्या बन गया? थक्का। इसे अपन क्या कहते हैं? स्कम। और हिंदी में कहा जाता है खरूट। ओके, ये नोट कीजिए फटाफट, फिर अपन उस काम की बातें लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? चलिए, ये हो जाती है आपके ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन। अब एक नोट लिखते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं हार्ट, यानी आपके ब्लड क्लोटिंग तक का पार्ट हो गया है। ब्लड ग्रुप हो गए हैं, प्लाज्मा हो गया है, ब्लड हो गया है, ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी, मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट, सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। लिखिए भाई, पॉइंट लिखिए, एक नोट लगाइए। देखिए, सभी क्लोटिंग फैक्टर्स का निर्माण, सभी क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण ग्लाइसिन या ग्लूटामेट
सभी क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण, 1 मिनट पेन देख रहा हूं मैं, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एमिनो एसिड से होता है। ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा एमिनो एसिड जो है वो सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर बनाता है? वो है ग्लूटामिक एमिनो एसिड। करो क्वेश्चन। ग्लूटामिक एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाने के लिए। क्लियर? चलिए साहब, अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है हार्ट। लगाइए हेडिंग हार्ट। हृदय, इसको अपन अब बोलेंगे कार्डिया। क्या बोलेंगे? कार्डिया। हार्ट के डॉक्टर को अपन क्या करते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? कार्डियोलॉजी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी की बात करें तो पहला इसमें आपको पता होनी है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कौन है? पितामह कौन है? फादर ऑफ सर्कुलेटरी कौन है? इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे, द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका पितामह कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, हार्ट की अध्ययन करने को अपन क्या कहते हैं? हार्ट की स्टडी करने को क्या कहते हैं अपन? कार्डियोलॉजी। दूसरा, अगर आपको रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करना हो, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां के अध्ययन करने को अपन स्टडी को क्या कहेंगे? इसको अपन कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जो हार्ट की स्टडी करता है उसे क्या बोलोगे आप? बस सही बोल रहे हो बिल्कुल आप। कार्डियो लिख दिया मैंने ऊपर ही, लॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। आप में से भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाह रहा होगा बड़ा होकर डॉक्टर बनने के बाद। चलिए सर, ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मानव में बंद मुट्ठी, इसको अपन कहते हैं क्लोज्ड फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी, अंगूठा अंदर और इस तरह से अपन बनाते हैं मुट्ठी, ये वाला क्लोज फिस्ट आकृति का हार्ट पाया जाता है, हार्ट होता है। क्लियर? बंद मुट्ठी के साथ। अगली बात, हार्ट दो फेफड़ों के बीच, रिक्त स्थान का नाम मैंने बताया था आपको श्वसन तंत्र में, मेडिएस्टिनम, हाँ, के बीच रिक्त स्थान में कौन, जिसका नाम क्या था? मेडिएस्टिनम। रिक्त स्थान का क्या नाम था? मेडिएस्टिनम में स्थित होता है। सही बात है, दो फेफड़ों के बीच में। लेफ्ट फेफड़ा, फेफड़ा बोले तो लंग, लेफ्ट वाले में थोड़ा सा एक जगह बची थी, याद करो, आपने 8 बनाया था, ये 2 बना दिए थे, और यहाँ से जो फेफड़ा बनाया था इस फेफड़े को अंदर की ओर धसा दिया था अपन, याद करो आप।
ये धसा हुआ भाग जो है ना फेफड़े का, ये तो बीच वाला क्या कहलाएगा, मेडिएस्टिनम। ये धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, लेफ्ट फेफड़े में कार्डियक, इसका नाम बताया था मैंने आपको, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच में हार्ट हृदय फिट रहता है। कहाँ फिट रहता है आपको बताइए, इस खांचे में, यहाँ पर इस जगह, ये हार्ट है। ये तो इसका नाम तो है कार्डियक नोच, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, बीच वाली जगह का नाम है मेडिएस्टिनम। क्लियर, ये बेसिक पॉइंट आप लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। चलिए साहब, हो गया, गुड। तो ये बेसिक पॉइंट थे, थोड़े पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट बंद मुट्ठी की तरह होता है, दो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, उस जगह को अपन मेडिएस्टिनम कहते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हार्ट की उत्पत्ति को अपन क्या कहते हैं, ओरिजिन, मध्य चरम से होता है, जिसको अपन कहते हैं मीजोडर्म से होता है, मीजोडर्म से होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि हार्ट की आंतरिक यानी इनर परत का निर्माण एंडोडर्म से होता है, अंत्यचर्म से। ध्यान रखना, किससे होता है, एंडोडर्म से होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, हार्ट का भार नर मादा में अलग अलग है। मेल के अंदर यानी नर के अंदर 300 से 350 ग्राम, और मादा के अंदर 250 से 300 ग्राम। यानी फीमेल पे भार कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो हार्ट के अंदर धमनियों में या हार्ट की आंतरिक परत पर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है, इसलिए फीमेल को हार्ट अटैक भी कम आता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हार्ट की अगर साइज पूछे आपसे, साइज क्या रहेगी, हार्ट की नॉर्मल साइज है वो है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। ये स्टैंडर्ड साइज है, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हृदय को यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट को खुद को भी तो रुधिर चाहिए पेशियों को, हार्ट को ब्लड
सप्लाई करने वाली रुधिर वाहिनियों को, यानी कि ब्लड वेसल्स, बार बार लिखा मैंने वेसल्स को कोरोनरी, क्या बोलते हैं, कोरोनरी वेसल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोरोनरी शब्द आते क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। कहा जाता है। क्लियर। अगली बात ये लिखिए आप, ये लिखिए, फिर और बता दो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो। चलिए सर, चलिए साहब अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो आप, हार्ट की थोड़ी पोजीशन बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने एक हड्डी बनाई है अपने, ये अपने इस बटन के नीचे चेस्ट के आगे जहाँ पसलियाँ जुड़ी बीच में जो हड्डी है ना, इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है, स्टर्नम। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों में पढ़ेंगे अपन ये सब। स्टर्नम, हिंदी में इसको कहते हैं अपन उरोस्थी। पढ़ा है अपन ने, एप्रोम पढ़ा। क्लियर। और इससे यहाँ से जुड़ा हुआ कौन है आपके, ये डायफ्राम। डायफ्राम बोले तो तनुपट, डायफ्राम। और यहाँ पर ये हार्ट पड़ा है, ये आ गया हार्ट। ये इसकी हार्ट कौन सी साइड है, राइट साइड। ये कौन सी है आपके, लेफ्ट साइड। क्लियर। इधर होता है 1/3 भाग, और इधर होता है आपके कौन सा, हार्ट का 2/3 भाग। यानी ज़्यादा हार्ट किस तरफ है, 2/3 भाग। क्लियर। तो 1/3 भाग तो राइट साइड में है, 2/3 भाग हार्ट का किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। और ये जो भाग है ऊपर वाला, ये जो राइट साइड में, इसको अपन कहते हैं बेस ऑफ हार्ट। हार्ट का आधारीय भाग है, ध्यान रखना ये वाला। और ये जो बना रहा हूँ इधर इस तरह से, इसे अपन बोलेंगे एपेक्स ऑफ हार्ट, यानी इस हार्ट का ऊपरी भाग। या उल्टा है कार्यक्रम, ध्यान रखना। एपेक्स हमेशा अपन कहते हैं शीर्ष भाग को, लेकिन यह शीर्ष भाग को कुछ और कहा गया है। क्या कहा गया है, बेस कहा गया है। और बेस को क्या कहा गया है, एपेक्स। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इधर, ये जो इधर वाला है ये तो कहलाएगा, जो लेफ्ट साइड में है वो तो होगा कौन सा आपके एपेक्स, और इधर जो होगा वो कौन सा होगा आपके बेस होगा। तो बेस अलग है, एपेक्स अलग है। क्लियर। ओके, ये पोजीशन है अपने हार्ट की, ये नोट करो। फिर अपन बढ़ते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को बाहर से कितनी परतों ने घेर के रखा है, कितना मजबूती से हार्ट बाहर से कवर है, वो अपन बात करेंगे। क्लियर, ये नोट करो आप पहले। हो गया साहब, स्क्रीनशॉट लो। ओके, हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ देखो आप, लेफ्ट साइड की तरफ। कुछ लेफ्ट में झुका हुआ है, कुछ राइट में झुका हुआ है।
ज़्यादातर जो है वो झुका हुआ ही है। चलिए सर, अब अपन बात करते हैं हार्ट को किस तरह से कवर करके रखा है। अगला टॉपिक आप हेडिंग लगाइए, कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट, क्लियर। तो अब आप देखिए कवरिंग ऑफ हार्ट में जैसे हार्ट को टोटल 3 परतों ने घेर रखा है, 1, 2 और 3, करेक्ट। ये सबसे आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग। इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलोगे? पेरिकार्डियम। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का क्या नाम है? पेरी मतलब परिधीय, चारों ओर घेर के रखने वाली। और दूसरी आएगी बीच में, जिसका नाम है मिडल लेयर, मध्य परत, मिडल कवरिंग। इससे अपन बोलेंगे मीजोकार्डियम। क्या बोलोगे? मीजोकार्डियम। और सबसे आंतरिक यानी सबसे इनर कवरिंग जो है, इनर मतलब सबसे आंतरिक, इनर कवरिंग, इसे बोलोगे आप क्या भाई? एंडोकार्डियम। एंडो मतलब आंतरिक। तो 3 हो गई, पेरिकार्डियम सबसे बाहर की ओर, पेरिकार्डियम, ये आ गई मीजोकार्डियम, ये आ गई एंडोकार्डियम। ओके, चलिए सर, तीनों परतों के नाम याद हो गए आपको, पेरी, मीजो एंड एंडो। अब आती है बात, पहला तो ये परत श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक की बनी होती है, ध्यान रखना बेटा। किसकी बनी थी? श्वेत तंतु में संयोजी, जिसको अब अंग्रेजी में लिखेंगे अपन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? WFCT। इस पूरे वर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरे को अपन क्या बोलते हैं? W का मतलब व्हाइट, तंतु का मतलब फाइब्रस, संयोजी का मतलब कनेक्टिव, ऊतक का मतलब टिश्यू। यह हृदय पेशियों की, किसकी? हृदय पेशियों की। बोले तो हार्ट की जो मसल होती है उसको अपन को क्या बोलेंगे? कार्डिक मसल की बनी होती है। हार्ट मसल की बनी, इसमें केवल पेशी होती है जो हार्ट को कौन संकुचन और शिथिलन करती है, कार्डिक मसल की बनी होती है। क्लियर? यह ब्लड के संपर्क में रहती है और केवल सरल सल्काकार, बात हो रखी है अपनी कई बार, सल्काकार उपकला ऊतक, बोले तो सिंपल, सरल को सिंपल और स्क्वामस यानी कि सल्काकार उपकला को क्या कहते हैं? एपिथेलियल, और टिश्यू को टी। अगला अंतर, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मीजोड्रम से। किससे? मध्य चरम यानी मीजोड्रम से। इसकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, इसका ओरिजिन भी इससे है, मीजोड्रम, पेश या सारी मीजोड्रम से। लेकिन एक मैंने अपवाद दिखाया था आपको, याद करो। इसकी उत्पत्ति किससे है? एंडोडर्म से, अंतःचर्म से। ये अंतर है और ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट,
अगला अंतर ये है मोटी परत है, बोले तो अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इतनी, ये थिक लेयर है, और ये सबसे मोटी परत है, यानी कि अंग्रेजी में एक ही वर्ड क्या, थिकेस्ट, सबसे मोटी। तीसरा पॉइंट, ये सबसे पतली परत है, ये सबसे पतली परत है, क्योंकि केवल सल्काकार ऊपर की बनी होती है, यानी कि सबसे क्या हो गई, ये पतली क्या कहते हैं, थिनेस्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थिनेस्ट, सबसे पतली परत। क्लियर? तो ये बात होगी आप आउटर कवरिंग, मिडल कवरिंग और सबसे अंदर की ओर इनर कवरिंग। कितनी कवरिंग होगी, 3, आउटर 1, मिडल 2, इनर 3। और अब बात करेंगे इस पेरिकार्डियम के 2 टुकड़े करेंगे। पेरिकार्डियम को 2 में बांटा गया है, क्या क्या है ये अभी अपन बात करेंगे। पहले आप ये नोट करो और स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं पेरिकार्डियम की। स्क्रीनशॉट लो भाई। हो गया? ठीक। अब इस पेरिकार्डियम के 2 टुकड़े करेंगे। ये लीजिए, ये कर देता हूँ मैं, इतनी जगह चाहिए। ये आ गई कौन, पेरिकार्डियम। इसको 2 में बांटा गया है, आउटर यानी आउटर की आउटर हो गई एक तरह की, और ये इनर। आउटर को तो अपन बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम, ध्यान रखिएगा भैया, क्या नाम बोलोगे, पेराइटल पेरिकार्डियम। दूसरी होगी वो होगी आपके विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मैंने आपको लिख दिया है, तो ये लिख देता हूँ, कौन सी, विसरल। ये आंतरिक है और ये आउटर। क्लियर? इन दोनों के बीच में, इसके और इन दोनों के बीच, इन दोनों परतों के बीच में, जैसे फेफड़ों की 2 परतों के बीच में कौन सा फ्लूइड था, प्लूरल, यहां पर होता है पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है, जो हृदय को इससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। क्लियर? तो 2 परतें हो गई, कौन सी, पेराइटल और विसरल, आउटर और इनर। पेरिकार्डियम के भी 2 भाग। ओके गाइस, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी अपन हार्ट के बारे में एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें पेरिकार्डियल वगैरह सारी बताऊंगा किस तरह से व्यवस्थित है, वो अपन बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।